प्रिय विद्यार्थियों, आपके नवम प्रश्न पत्र में एक उपन्यास है जूठन, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। इसका परिचयात्मक विश्लेषण हमने पिछली क्लास में किया। मैं डॉक्टर चंद्रकांता बंसल आज आपको इसका आलोचनात्मक विश्लेषण बताऊंगी, व्याख्यात्मक विश्लेषण बताऊंगी और इसके विमर्श या चेतना से संबंधित विश्लेषण के आधार पर भी इसका अध्ययन हमें किस तरह करना है, हम इसे पढ़ेंगे। यह उपन्यास दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास है। बच्चों, शोषण चाहे मानसिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या धार्मिक, उसके विरुद्ध विद्रोह होता ही है, यह सुनिश्चित है। उसमें समय चाहे कितना भी लग जाए, दशक या शताब्दियाँ, एक वर्ग को यदि सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण सहते हुए लंबा समय हो जाता है और उस वर्ग में जरा सी भी चेतना आ जाती है तो उसमें विद्रोह होना बहुत स्वाभाविक है। ये दलित विमर्श मनुष्य के दमित और प्रताड़ित वेदना का विमर्श है। वाल्मीकि ने जूठन आत्मकथा के माध्यम से हिंदी में जहाँ दलित आत्मकथा विधा को प्रतिष्ठा दिलाई है, उसे मराठी दलित आत्मकथाओं के समकक्ष भी लाकर खड़ा किया है। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में दलित जीवन को केंद्र में रखकर अनेक रचनाएं रची है। कविताओं के संदर्भ से भी उन्होंने दलित विमर्श की चेतना को पाठक संसार के सामने रखा है। प्रेमचंद की कहानियाँ सदगति, ठाकुर का कुआं, कफन आदि दलित जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति करती है। निराला का कुली भाट, चतुरी चमार, अमृतलाल नागर का नाचो बहुत गोपाल या जगदीश चंद्र का उपन्यास त्रयी, धरती धन न अपना, नरक कुंड में वास आदि ऐसे उपन्यास हैं जिसमें दलित जीवन की पीड़ाएं अंकित हुई है। हिंदी साहित्य में दलित जीवन के चित्रण की सुदीर्घ परंपरा हमारे सामने रही है। दलित जीवन की चर्चा करते समय, इसका अध्ययन करते समय हमें कई बातों से, कई चीज़ों से रूबरू होना होगा ताकि हम इसकी यथार्थ को, इसकी गहराई को अच्छे से समझ सकें। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी अपने आप में अनूठा होता है। इस साहित्य का विश्व दृष्टि में क्या स्वरूप है, इस बात को भी हमें समझना होगा और यह भी जानना आवश्यक है कि दलित साहित्य की अलग स्वायत्त सत्ता है, अलग अस्मिता है, अलग शास्त्र है और इसका अपना विचार दर्शन है। दलित साहित्य सामाजिक विषमता के विरुद्ध एक आंदोलन है जो समाज में समता, बंधुता, न्याय और राष्ट्रीय एकता का समर्थक है। जहाँ दलित साहित्य भूखे नंगों की पुकार है, वहीं उनकी समस्याओं के समाधान की तलवार भी है। जहाँ यह समाज में अपमान से तिरस्कृत जनों की गुहार है, वहीं उनको साहस देने की ललकार भी है। दलित साहित्य विषमताओं का घोर शत्रु है। विषमताओं का जो संरक्षण करता है, उसका पुरजोर विरोध भी करता है। दलित साहित्य डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है। यह भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म, अंधविश्वास, पूजा पाठ, कर्म कांड, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य की अवधारणा को नहीं मानता। यह वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना का विरोधी है। यह विज्ञान सम्मत विचारों, समता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, विश्व बंधुत्व और न्याय का पक्षधर है। दलित साहित्य स्वानुभूति का साहित्य है। इसमें भोगा हुआ यथार्थ लिखा जाया है। यह यथार्थवाद का पोषक है। यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक असमानता का विरोधी है। दलित रोटी से अधिक सम्मान का भूखा है। इसलिए दलित साहित्यकार दलितों के स्वाभिमान को जागृत करने की हामी भरता है। यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसी प्रसंग को लेकर विस्तृत व्याख्याएं पेश की हैं। इसलिए दलित साहित्यकार को, प्रगतिशील साहित्यकारों का ये मानना है कि यदि दलितों की आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है तो सामाजिक समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। दलित साहित्यकार इसे नहीं मानता। दलित का दर्द आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक है। वर्ण और जाति के कारण घृणा और अपमान का जो दंश कदम कदम पर उसे झेलना पड़ता है, वह यातना आर्थिक विषमता से भी कहीं ज़्यादा भयावह और
त्रासदायक है। यहाँ पर वाल्मीकि ये कहते हैं कि दलित साहित्य लोगों को जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का। परंपरावादी इसे अलगाववादी साहित्य कह सकते हैं, क्योंकि यह साहित्य भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, जाति पाति को नहीं मानता है। सबकी बराबरी, भाईचारे का यह समर्थक है, इसलिए यह जोड़ने वाला विमर्श। साहित्य का उद्देश्य मनुष्यता का विकास और परिष्कार है, संस्कृति का संरक्षण और उसका उत्कर्ष है। जब यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ये कहते हैं कि दलित करुणा या पश्चाताप को नहीं, बल्कि बेवजह दमन और अपमान के स्वाभाविक रोष को व्यक्त करते हैं। दलित अपने आप को दलित कहना ही पसंद करता है। इस प्रकार दलित अपने संबंध में भुक्तभोगी बातों को जब लिखता है तो उसे दलित साहित्य कहा जाता है। इस संबंध में देवेंद्र दीपक का कहना है, अस्पृश्यता एक अंधा कुआं है। कुएं में गिरे आदमी को लेकर चिंता के दो स्तर हैं। एक चिंता उस व्यक्ति की चिंता है जो कुएं के भीतर गिरा हुआ है और कुएं से बाहर निकालने की कोशिश में हलाकान और लहूलुहान हो रहा है। दूसरी चिंता उस व्यक्ति की चिंता है जो कुएं की जगत पर खड़ा होकर कुएं में गिरे व्यक्ति को बचाने की गुहार मचा रहा है। कुएं में गिरा व्यक्ति दलित है और कुएं की जगत पर खड़ा व्यक्ति सवर्ण है। दलित की चिंता आहत की चिंता है और सवर्ण की चिंता सदाशयी की चिंता है। अब इन दोनों चिंताओं के आयाम भिन्न भिन्न हैं। हमें यहाँ पर दलित साहित्य को इन दोनों चिंताओं के साथ पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य में बच्चों दलित विमर्श अत्यंत समृद्ध है। इसका लेखन न केवल दलित कर रहे हैं बल्कि गैर दलित भी कर रहे हैं। दोनों की संवेदनाएं एक जैसी लगती है। इसमें फ़र्क करना हिंदी साहित्य की मूल भावना को धूलिधूसरित करना होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दलित लेखकों का तर्क सही है कि वे गैर दलित नहीं, क्योंकि यह उनका खुद का भोगा हुआ यथार्थ है और उनका अपना निजी अनुभव है। अतः ये कहा जा सकता है कि दलित साहित्य वह साहित्य है जो दलितों के जीवन, उनके सुख दुख, उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थितियों, उनकी संस्कृति, उनकी आस्थाओं अनास्थाओं, उनके शोषण उत्पीड़न या उत्पीड़न शोषण के दलितों द्वारा प्रतिरोध की परिस्थितियों को व्यापकता और गहराई के साथ प्रस्तुत करता है। अतः आज हिंदी में दलित साहित्य एक प्रवृत्ति के रूप में वास्तविकता बन चुका है और इसी को इस उपन्यास में लेखक ने नायक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वह चूहड़े जाति का व्यक्ति अपने समाज से ऊपर उठकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और एक सामान्य नागरिक की भांति अध्यापक बनना चाहता है। अब इसके आगे के पेज आप पढ़िए तो हम अगले दूसरे वीडियो में उनकी भी व्याख्या पढ़ेंगे। जब आपको व्याख्या लिखने के लिए प्रश्न आता है या कोई अंश आता है तब आप उसमें दलित विमर्श की विशेषताओं के साथ लेखक की जो अभिव्यक्ति है उस पर पूरी टिप्पणी अपने शब्दों में करेंगे। यही व्याख्या का स्वरूप होगा जिसमें आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब अगले 10-12 पृष्ठ 15 पृष्ठ आप पढ़ के रखिए, जिसका व्याख्यात्मक विश्लेषण हम अगले वीडियो में भाग 3 में कल करेंगे।